पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम एक पत्थर को जिंदा निगलने का किया और सबके सामने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की श्या वैनरो को भी जबरदस्ती उसका पालतू बांस का हरा सांप जिंदा निगलने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1 मिनट भी नहीं बीतेगा और पूरी दुनिया के जीवों में भयानक परिवर्तन होने वाला है। सभी इंसानों को परिवर्तन से पहले जो चीज उन्होंने खाई होगी, उसी के अनुसार एक असाधारण प्रतिभा प्राप्त होगी। पिछले जन्म में आपदा आने से पहले मैंने मटन बन खाया था, इसलिए मुझे लंबे ऊन की प्रतिभा मिली। शुरुआत में यह प्रतिभा बुरे मौसम में मानसिक शक्ति खर्च करके ऊन बनाने के काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तित राक्षस और भी ताकतवर होते गए, मैं सचमुच एक ऐसा मेमना बन गया जिसे कोई भी आसानी से मार सकता था। लेकिन इस जन्म में पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद मैं पहले ही पूरी तैयारी करके आया था। पिछले जन्म में मैंने अपने मालिक से सुना था कि दुकान के बाहर का देसी कुत्ता अपनी रक्षा करते समय गलती से एक जेड पत्थर निगल गया था। इसलिए इस बार लौटते ही मैंने सबसे पहले शहर के दक्षिण वाले पुराने सामान की दुकान को ढूंढा। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर मैंने वही जेड पत्थर खरीद लिया। जहां तक मैंने श्या वैनरॉ को उसका पालतू बांस का हरा सांप जिंदा निगलने के लिए मजबूर किया। उसका कारण यह था कि श्या वैनरो असल में मुझे पसंद करती थी। पिछले जन्म में आपदा आने के बाद भी वह कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं गई। उसे बर्फ की प्रतिभा मिली थी, जिससे वह अकेले भी उस तबाह दुनिया में अच्छी तरह जीवित रह सकती थी। लेकिन फिर भी वह पूरी निष्ठा से मेरे साथ रही और मेरी रक्षा करती रही, जबकि मैं केवल एक बेहद कमजोर प्रतिभा वाला इंसान था। आखिर में मेरी वजह से वह भी मेरे साथ मर गई। अब जबकि मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली प्रतिभा दिलाना चाहता हूं। पिछले जन्म में श्या वैनरॉ का यही पालतू बांस का हरा सांप परिवर्तन के बाद एक ज्याओ ड्रैगन बन गया था। अगर वह शहर के दक्षिण वाली पुरानी सामान की दुकान के पहरेदार कुत्ते से लड़ाई में हार न जाता, तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन बनने की पूरी संभावना थी। जहां तक उसे जिंदा निगलने की बात है, यह भी पिछले जन्म में इंसानों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष था, क्योंकि जिंदा निगलने से मिलने वाली प्रतिभा सबसे अच्छी होती थी। अगर मेरा ड्रैगन नस वाला जेड पत्थर इंसानी ताकत से काटा जा सकता, तो मैं उसे श्या वैनरो के साथ आधा आधा बांट देता। लेकिन अब भले ही उसे सिर्फ ज्याओ ड्रैगन की प्रतिभा मिले, फिर भी यह उसके पिछले जन्म की प्रतिभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी। मेरे अडिग रवैये को देखकर श्या वैनरो के चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह कई सालों से प्यार करती थी, दूसरी तरफ उसका सबसे प्यारा पालतू। उसका दिल बुरी तरह उलझ गया। मेरे दृढ़ चेहरे को देखकर उसने आखिर फैसला कर लिया। माफ करना श्याओ चिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। श्या वॉनरू ने तुरंत सोचिंग को हाथ में उठाया, उसकी जीभ पकड़कर पूरे क्लास के सामने उसे ऐसे निगल लिया जैसे कोई लंबी नूडल खा रहा हो। यह देखकर कि श्या वैनरॉ भी मेरे साथ पागलपन कर रही है, पूरी क्लास सदमे में रह गई। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सबके मुंह से केवल हैरानी भरी आवाजें निकल रही थीं। उन्हें लगा कि शायद वे भी पागल हो गए हैं। तभी श्या वैनरॉ भागकर पानी की मशीन के पास गई और लगातार कई गिलास पानी पी गई। वह दीवार से टिक गई और लगातार उल्टियां करने लगी। तब जाकर पूरी क्लास को होश आया। अरे श्या वैनरो, तुम सच में कर गई? श्या वैनरो, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने कहा, और तुमने सच में खा लिया? मुझे जरूर सपना आ रहा है। मैं इतनी अजीब चीज कैसे देख सकता हूं? यहां तक कि टीचर भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के युवाओं के दिमाग में चलता क्या है। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। इसी बीच मैं श्या वैनरॉ के पास पहुंच गया। इस समय उसका सुंदर चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। दर्द की वजह से उसके माथे पर पसीना चिपका हुआ था। वह बेहद कमजोर और दयनीय लग रही थी। मैं खुद भी दर्द से चेहरा पीला पड़ जाने के बावजूद पेट की पीड़ा सहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया।
मैं मैंने कर दिखाया। दर्द से कराहते हुए श्या वैनरॉ ने पलटकर मेरी कमर पकड़ ली। मैंने उसके पीले चेहरे को धीरे से सहलाया। बोलते समय उसके होठों से लगातार खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर टीचर बुरी तरह घबरा गईं और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। उसी समय क्लास का गाओ जुनहाओ, जो हमेशा यावानरू का पीछा करता था लेकिन हर बार ठुकरा दिया जाता था, पूरी तरह गुस्से से भर गया। उसके दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। लंबा चौड़ा, कई सालों से व्यायाम करने वाला और मजबूत मांसपेशियों वाला गाओ जुनहाओ तुरंत भारी कदमों से मेरी ओर दौड़ पड़ा। चेंजिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम जानते थे कि वह तुमसे प्यार करती है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने पर मजबूर किया। उसकी गरजती आवाज बिजली की तरह गूंजी। पूरी क्लास के छात्र डर से कांप उठे, लेकिन मैंने गाओ जुनहाओ की तरफ देखा तक नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर समय देखने लगा। गाओ जुनहाओ भीड़ को धक्का देकर मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मैंने सिया वानरो को बाहों में लिए धीरे से गिनती शुरू की। 3। उसे अपनी ओर आते देखकर भी मैं बिल्कुल नहीं हिला। 2। उसका विशाल शरीर अब मेरे बिल्कुल पास पहुंचने वाला था। कई लोगों ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। 1। जैसे ही समय पूरा, उसका पूरा शरीर अजीब तरह से बदल चुका था। उसके सिर पर चांदी जैसी बिजली की चमक छोड़ते हुए 2 ड्रैगन के सींग उगाए थे। उसके सुंदर गालों के चारों ओर हल्के नीले सफेद रंग की कुछ चमकदार शल्कें दिखाई दे रही थीं। उसकी पीठ और कंधों के पास धुएं जैसी आभा से घिरा एक छोटा सा ड्रैगन घूम रहा था। उसने हल्के नीले सफेद रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी और उसके पूरे शरीर पर मौजूद शल्कों से हल्की नीली सफेद रोशनी निकल रही थी। उसकी सुंदर काया उस पोशाक में और भी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पीठ के पीछे एक हल्की नीली सफेद ड्रैगन की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो किसी टीवी सीरियल की दिव्य राक्षसी कन्या हो। इस परिवर्तन के बाद श्या वैनरॉ के दिमाग में तुरंत बहुत सी जानकारियां आ गईं। उस समय बुद्धिमान श्या वानरू को धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैंने उससे वह चीज निगलवाने का असली उद्देश्य क्या था। यह सब पूरी तरह उसके भले के लिए था। वह पहले से ही मुझ पर पूरी तरह समर्पित थी, इसलिए अब वह किसी को भी मेरी बेइज्जती करते हुए बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और केवल अपनी हथेली आगे बढ़ाकर गाओ जुनहाओ के विशाल मुक्के को आसानी से रोक दिया। गाओ जुनहाओ का वह मुक्का न केवल बेअसर रहा, बल्कि जैसे ही उसकी मुट्ठी च्या वनरो की हथेली से टकराई, उसकी हथेली श्या वेनरो के बीलिन बाउजिया पर फैली हुई बीशियाओं शेन लई से बुरी तरह जल गई। गौ जुनहाओ तुरंत दर्द से चीख उठा। उसने अपनी पूरी तरह झुलसी हुई, धुआं छोड़ती दाहिनी हथेली को कसकर पकड़ लिया और तेज दर्द सहते हुए घबराकर चारों ओर पानी ढूंढने लगा ताकि अपने हाथ पर डाल सके। उसी समय श्या वैनरॉ के गालों पर मौजूद शल्क धीरे धीरे त्वचा के अंदर समा गए। उसके सिर के ड्रैगन सींग भी जल्दी से गायब हो गए और वह फिर से पहले जैसी दिखने लगी। वह उत्सुकता से मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ सुनना चाहती थी, लेकिन इस समय मैं देखने में पहले जैसा ही था। फिर भी श्या वैनरो को साफ महसूस हुआ कि मेरे सामने खड़े होते ही उसकी आत्मा तक कांपने लगी। यह वैसा डर था जैसा किसी कमजोर जीव को पूरी प्रकृति के सामने अपने अस्तित्व की गहराई से महसूस होता है। उसे हल्का सा अंदाजा हो गया कि इसका संबंध उस बात से है जो मैंने पहले कही थी कि मैं पहले ही दूसरी चीजें निगल चुका हूं। श्या वैनरॉ नहीं जानती थी कि वह चीज क्या थी, लेकिन उसके मन और शरीर में पूरी तरह मेरे सामने समर्पण करने की इच्छा पैदा हो गई, जिससे उसका मेरे प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। वह नहीं जानती थी कि मुझे इस परिवर्तन के बारे में सब कुछ कैसे पता था, लेकिन वह इतना समझती थी कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसी समय खिड़की के बाहर से गहरी लाल रोशनी भीतर आ गई और वह लगातार तेज होती चली गई, जिससे पूरी रात आग जैसे लाल दिन में बदल गई। लगभग उसी पल गाओ जुनहाओ की चीख अचानक बंद हो गई। एक पल की खामोशी के बाद पूरी कक्षा में चारों ओर से दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। जो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, वे उस अजीब लाल रोशनी के असर से घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे।
देखते ही देखते पूरी कक्षा में अफरा तफरी मच गई। उसी समय लाल रोशनी गायब हो गई। कक्षा के अंदर एक विशाल मछली जैसी आकृति दिखाई दी, जिसका पूरा शरीर खून और मांस से लथपथ था और जिसकी हड्डियां बाहर तक निकली हुई थीं। उसके नीचे दो लोग बुरी तरह कुचले हुए पड़े थे, जिनके शरीर खून से लथपथ थे। बाकी सभी यह दृश्य देखकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और उन दोनों को लगातार तड़पते हुए देखने लगे। उस विशाल डरावनी आकृति के भीतर से लगातार कुछ चबाने की आवाजें आ रही थीं। भीड़ के बीच कई और अजीब आकृतियां भी दिखाई देने लगीं। कोई बंदर जैसे छोटे आकार का था, कोई कीड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा था और कोई भेड़िए जैसी तेज गति वाला था। लेकिन उन सब में एक समान बात थी। उनके शरीर की त्वचा बाहर निकले हुए खून और मांस से बनी हुई थी और उनका चेहरा बेहद भयानक था, मानो वे सीधे नरक से निकलकर आए हों। वे सभी कक्षा के सामान्य छात्रों का लगातार पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में तेज हथियार थे और मुंह में नुकीले दांत। जिस भी छात्र को वे पकड़ते, उसे वहीं दो टुकड़ों में फाड़कर उसका मांस खाने लगते। जो कक्षा कुछ देर पहले केवल थोड़ी अस्त व्यस्त थी, अब वहां खुलेआम नरसंहार शुरू हो चुका था। पूरा दृश्य किसी नरक से बिल्कुल अलग नहीं था। क्लास मॉनिटर जंग्या यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सिर्फ 2 बार लाल रोशनी चमकने के बाद पूरी दुनिया कैसे पूरी तरह बदल गई। उसे यह नहीं पता था कि उन लाल किरणों और विद्युत चुंबकीय तूफान के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई थी। दोनों के मिल जाने से ही यह विकृति पैदा हुई थी। केवल वही इंसान जिनकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत थी और जो उस रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव का विरोध कर सके, अपने शरीर में बची हुई बाहरी वस्तुओं के आधार पर विशेष अलौकिक शक्तियां जागृत कर पाए। इसे ही मिमिक डिवाइन डिजीज कहा जाता था। गाओ जुनहाओ साफ तौर पर उन लोगों में था जिसकी मानसिक शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी। कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाने के कारण वह उस रहस्यमयी शक्ति का विरोध नहीं कर सका। वह उग्र और विचित्र ऊर्जा बहुत तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसकी त्वचा के नीचे से रेंगती हुई खून जैसी नसें बाहर निकल आईं। वे लगातार उसकी त्वचा को कसती और नोचती रहीं। उसकी सामान्य त्वचा अनगिनत बारीक खून की नसों से इतनी कस गई कि जगह जगह से खून बहने लगा। सिर्फ 2-3 सेकंड के भीतर उसका शरीर लगभग आधा सिकुड़ गया। पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और उसमें इंसान जैसी कोई शक्ल बाकी नहीं रही। कुछ ही सांसों के भीतर उसका शरीर ऐसी मुद्रा में मरोड़ खा गया जिसे कोई इंसान कभी नहीं कर सकता था। भयंकर तरीके से मुड़ने के बाद उसके पैरों से लंब